हुआ, 2 क्लास नहीं आज एक ही है? हाँ, अच्छा रक्षक सर की क्लास खत्म हो गई होगी? जी हाँ, होने ही वाली होगी, डोंट वरी एट ऑल। यस, सो बताइए, इज एवरीथिंग ओके? थम्स अप दे दीजिए ताकि क्लास की शुरुआत कर दी जाए। कौन सी क्लास ज्वाइन करनी है? अच्छा जी, 1 सेकेंड आप दे दीजिए मुझे, पिछली क्लास का अपडेट मैं ले लेती हूँ कि वो फिनिश हुई है कि नहीं। मैं अपनी टेक्निकल टीम से कहूँगी कि काइंडली चेक इट। ओके, यस। इंग्लिश की एक और क्लास चल रही है, कहाँ पे, कौन सी क्लास चल रही है बेटा? अनुराग त्यागी सर की क्लास चल रही है। ओके ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, फाइन। सो बेटा अभी के लिए मैं अपना थम्स अप और दिल आ गए हैं बच्चों के, बहुत ही बढ़िया, नो इश्यूज एट ऑल। तो शुरू करते हैं हम लोग, थम्स अप आ चुके हैं, बहुत ही बढ़िया। यस, आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी इश्यू एट ऑल। सो आज की पोएम कौन सी है और क्या होने वाला है खास, चलिए मैं बता देती हूँ आप सभी को, ओके देन। यस, आज जो पोएम हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है टाइगर इन द जू। जी हाँ, ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है। टाइगर को हिंदी में क्या बोलते हैं बताइए जरा जल्दी से बच्चा लोग, टाइगर को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्विकली लेट मी नो, टाइगर को हिंदी में क्या बोलते हैं? टाइगर को हिंदी में बोलते हैं, टाइगर को हिंदी में बोलते हैं बाघ। क्या बोलते हैं? बाघ। तो यहाँ पर एक बाघ की कहानी है, हम जानने वाले हैं। पोएट का नाम है लेस्ली नॉरिस। क्या नाम है बेटा पोएट का? लेस्ली नॉरिस। सो बेटा जी चलिए इस बाघ की कहानी जानते हैं, समझते हैं क्या हो रहा है एग्जैक्टली, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। लेट्स बिगिन विदाउट एनी डिले। ओके, सो आज होने वाला क्या है, आज जो होगा वो ये है बेटा, सबसे पहले पूरी पोएम को अच्छे से जान लेंगे हम। सबसे पहले हम जानेंगे इस पोएम की पोएट कौन है, ठीक है। पोएट के बारे में जैसे कि मैंने बताया, लेस्ली नॉरिस के बारे में एक ब्रीफ आइडिया आपको दे दी जाएगा, और फिर डिटेल में लाइन बाय लाइन पोएम को पढ़ेंगे हम। डिटेल में लाइन बाय लाइन पोएम को पढ़ा जाएगा, हर मुश्किल वर्ड का मीनिंग आपको बता दिया जाएगा। ओके, एंड यस, जब पोएम की बात आए तो पोएटिक डिवाइसेस का तो जिक्र होना ही है ना। पोएम की बात आए तो पोएटिक डिवाइसेस का जिक्र तो होना ही है। तो बेटा कई बच्चों को पोएम के पोएटिक डिवाइसेस में प्रॉब्लम है, तो आज आपको वो भी करा दिए जाएंगे। सो इरादा बड़ा नेक है, सपने किसके टूटे हैं, कौन कहाँ रहना चाहता है और कहाँ पहुंच गया है, चलिए जानते हैं। तो लेस्ली नॉरिस ने एक बहुत ही बढ़िया पोएम लिखी है बेटा, बंदिशों के ऊपर, रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर, रुकावट के ऊपर। समझ रहे हो आप इस बात को? ओके, सो यस, लेट्स बिगिन नाउ। ये जो पोएम है अ टाइगर इन द जू, इस बाघ को आप देख पा रहे हो। जनरली बाघ की जगह होती कहाँ है? जनरली बाघ की जगह होती कहाँ है? वो होती है बेटा जंगल में, जू में। तो फिर क्या ये बाघ जू में है कि नहीं, देखेंगे चलिए। सो इन दिस पोएम अ टाइगर इन द जू विच इज रिटन बाय लेस्ली नॉरिस, यू विल फील द पेन, यू विल फील द सफरिंग। आप इमोशन फील कर पाओगे एक ऐसे जानवर का, वो बेजुबां जरूर है बट आप जरूर फील कर पाओगे कि वो कैसा फील करता है जब उसे बंदिशों में, उसे कैद में बंद कर दिया जाता है। क्लियर एवरीबॉडी? तो चलिए इस फॉरेस्ट की बात करें, जू की बात करें, जंगल की बात करें। बेटा एक जंगल में रहना चाहिए, एक फॉरेस्ट में रहना चाहिए एक टाइगर को, बट एक्चुअल में ये कहाँ है? इन द जू। तो चलिए देखते हैं जू में, बंदिशों में ये कैसा फील करेगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पोएट के बारे में बात करें, पोएट का नाम है लेस्ली नॉरिस, जो मैंने आपको बताया। लेस्ली नॉरिस की अगर हम बात करें तो 1921 को 21 मई को उनका जन्म हुआ था और 2006 में ही पास्ड अवे। ओके, सो ही इज अ प्रोफेशनल, अ वेरी गुड राइटर, पोएट एंड टेक्नीशियन, बहुत ही बड़ा इनका नाम है, ठीक है। और बेटा इन्होंने बहुत ही बढ़िया सक्सेसफुल पोएम्स और बुक्स में काम किया है, अपनी लेखनी लिखी है। ही हैव डन ग्रेट वर्क। ओके, सो अब बात करें अवार्ड्स की। जब कोई महान काम करोगे तो रिवॉर्ड्स और अवार्ड्स तो मिलेंगे ही, तो इन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हैं, ठीक है बेटा जी। अब कोई टेंशन लेने का नहीं, अपने को मुद्दे की बात समझनी है और जाननी है, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं। पोएम को पहले देखते हैं। पोएम को अगर हम गौर से देखें, अगर आप एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक खोलोगे तो पोएम आपको ऐसे नजर आएगी। पहले एक बार पोएम को ऊपर से देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि कितने लाइन की पोएम है, क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे खास, ठीक है। तो मैं शुरू कर रही हूँ पोएम को। सो बड़े गौर से, बड़े ध्यान से बच्चे देखिएगा। ओके, सो बेटा आपका डाउट्स भी क्लियर होंगे,
जो आप पूछोगे उसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। तो अब ध्यान से मेरी कही हुई बात को आप सुन लीजिए और समझ लीजिए। एंड यस, भूलिएगा नहीं, क्योंकि जब पोएम आपको आ जाएगी समझ में तब होंगे पोल्स, क्वेश्चन टाइम। जी हाँ, अगर पोएम अच्छे से समझ आ गई है तो सवाल जरूर पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है, विदाउट एनी डिले। सो शुरुआत करते हैं पोएम को, एक बार रीडिंग दे देते हैं, फिर डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। He stalks in his vivid stripes, the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. He should be lurking in the shadow, sliding through the long grass near the water hole where plump deer pass. He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws terrorizing the village. But he's locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. जब एक बार पोएम को रीडिंग दे रहे हो तो आप ये बात बहुत इजीली समझ जाओगे कि यहाँ पर राइमिंग हो रही है, राइमिंग हो रही है। तो राइम स्कीम को भी हम देखेंगे, ठीक है। ओके एक बच्चा पूछ रहा है, इज दिस पोएम फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट? यस बेटा, फुटप्रिंट विदाउट फीट में कोई पोएम्स नहीं है, पोएम्स हमारी फर्स्ट फ्लाइट की किताब में ही है। डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस हम फिनिश कर चुके हैं, अब हम बात कर रहे हैं टाइगर इन द जू की। और ये हाई डिमांड पर बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, मैम टाइगर इन द जू कब कराओगे? बेटा टाइगर इन द जू कई बच्चों के एग्जाम में भी आ रहा है, इसीलिए आपके लिए टाइगर इन द जू करा दिया जा रहा है। ओके यस, वी आर नॉट एट ऑल इग्नोरिंग यू बेटा, इग्नोर आपको इग्नोर करके हम जाएंगे कहाँ, ठीक है। अटेंड करो मेरी क्लास, अटेंड करो, अच्छे से देखो समझो। ओके यस माय डियर बच्चा लोग, काम की बात यह है कि सारी ज़रूरी बातें हमें समझनी है और सीखनी है। और अभी के लिए हम शुरुआत कर रहे हैं इस प्यारी सी इंटरेस्टिंग सी पोएम का, ठीक है। एक आइडिया मैंने दे दिया आपको, वन बाय वन स्टैंजा वाइज हम समझेंगे कि इसमें दे क्या रखा है, ठीक। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे ही पोएम हमने पढ़ी, कुछ वर्ड्स आपको समझ नहीं आएंगे, उन सभी वर्ड्स के मीनिंग्स यहाँ पर मेंशन है, डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग यहाँ पर मेंशन है। अब एक एक करके स्टैंजा पढ़ेंगे और फिर हम एक्सप्लेन करेंगे चीज़ों को, ठीक है। नो इश्यूज एट ऑल, शुरू करें। ओके शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टैंजा पढ़ते हैं, पहली 4 लाइन बेटा, ये देखो पहली 4 लाइन। He stalks in his vivid stripes, the few steps of his cage, on pads of velvet quiet in his quiet rage. बेटा एक बाघ है, ओके टाइगर है, तो उसमें कितना गुस्सा, कितना आक्रोश भरा हुआ होना चाहिए। व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस क्लास? एक बच्चा पूछ रहा है बेटा यहाँ पर हो रहा है टाइगर इन द जू, एक पोएम ऐसी जिसमें एक टाइगर जहाँ वो रहना चाहता है वहाँ वो है नहीं, बड़ी ही दुख तकलीफ और बंदिशों में वो अपने आप को बड़ा ही निराश, अकेला और तन्हा फील कर रहा है। तो वो क्यों फील कर रहा है, ऐसा क्या हो रहा है उसके साथ, ये हम यहाँ पर जानने वाले हैं। ओके यस, इवन मुझे भी आइडिया नहीं था बेटा 2 क्लासेस के बारे में। ओके आप अभी क्लास ले लीजिए, मैं बात करती हूँ टीम से, ठीक है, डोंट वरी एट ऑल। ओके सो अभी के लिए आप फोकस कीजिए इस क्लास में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। He stalks in his vivid stripes, the few steps of his cage, on pads of velvet quiet in his quiet rage. तो पहले स्टैंजा को अगर आपको समझना है तो ये इमेज देखिए, यहाँ पर इस स्टैंजा में ये कहा जा रहा है बेटा कभी भी ना पोएम में पैराग्राफ नहीं होते, क्या होते हैं, स्टैंजास होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, स्टैंजास होते हैं। तो बेटा पहले स्टैंजा में जो आपको समझना है वो ये है, द टाइगर वॉक्स विद ब्राइट कलर्ड लाइंस ऑन इट्स बॉडी, विविड स्ट्राइप्स का क्या मतलब है, देखो ब्राइट ब्राइट, ये जो स्ट्राइप्स होती है ना, ये जो लाइंस होती है टाइगर के ऊपर बड़ी चमकीली ब्राइट होती हैं, समझ रहे हो आप। सो इस विविड स्ट्राइप्स की यहाँ पर बात हो रही है। ओके विविड स्ट्राइप की यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पर वॉक्स विथ ब्राइट कलर्ड लाइंस का मतलब है विविड स्ट्राइप्स। क्या मतलब है इसका, विविड स्ट्राइप्स। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, स्टॉक्स का मतलब है वॉकिंग, चलना, स्टॉक्स का मतलब है वॉक, ठीक है। अब पहली लाइन समझ गए, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, मतलब एक टाइगर अपने ऊपर जो बॉडी है, उसकी जो बॉडी, उस पर जो ब्राइट कलर की लाइंस है, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है, ठीक। इट वॉक्स अ फ्यू स्टेप्स बिकॉज इट इज इन द केज। अब एक बात बताओ, यहाँ पे कह रहा है फ्यू स्टेप्स, कम स्टेप्स क्यों चल रहा है, अरे केज में है, एक कॉन्क्रीट सेल में वो कैद है, अपने केज में कैद है। तो बताओ चल के 2 मीटर थोड़ी, मतलब लंबी लंबी दौड़ थोड़ी मारेगा, जगह ही थोड़ी सी है उसके पास जगह ही थोड़ी सी है। ओके विविड का मतलब मैंने बता दिया आपको बेटा, विविड का मतलब है ब्राइट कलर्ड, ओके ब्राइट। So it walks a few steps because it is in the cage. ये बंदिशों में कैद है, केज में कैद है, इसीलिए ये यहाँ पर थोड़े स्टेप्स चल रहा है।
ओके, इट्स पॉज यानी कि इसके पैरों की बात हो रही है, इट्स फुट, ये देखो ये टाइगर के पैर है, इट्स पॉज, दे आर एज सॉफ्ट एज वेलवेट, किसकी तरह सॉफ्ट है ये, वेलवेट की तरह सॉफ्ट है, ओके, वेलवेट की तरह सॉफ्ट, इट इज वॉकिंग साइलेंटली, कीपिंग एट इट, अपने अंदर पूरा गुस्सा, आक्रोश, वो खुश नहीं है जो उसके साथ हो रहा है, उस सारे गुस्से को, उसको आक्रोश को अपने अंदर दबाए हुए साइलेंटली बेचारा चल रहा है। क्वाइट रेज बेटा देखो, क्वाइट मतलब शांत, रेज मतलब गुस्सा, आक्रोश, समझ रहे हो आप, क्वाइट रेज मतलब, क्वाइट मतलब शांत का मतलब आराम से साइलेंटली, और रेज मतलब गुस्सा, तो अपने पूरे गुस्से को शांत किए बैठा है, केज में कैद हो रखा है हमारा टाइगर। तो आपको मैं बताना चाहूंगी यहां पर जो पहली बात है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, यहां पर ही कौन है मेरे बच्चों, ही है यहां पर टाइगर। टाइगर इज वॉकिंग इन हिज ब्राइट, उसकी बॉडी पे ब्राइट वेलवेट बेटा, मखमल, वेलवेट के कपड़े आते हैं लड़कों की शादियों में, शेरवानी वेलवेट की होती है, प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर लहंगे होते हैं वेलवेट के, मखमली, हाँ मखमल को कहते हैं वेलवेट। क्लियर? सो पहला स्टैंजा बिल्कुल क्लियर है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, ये चलता है, ठीक है, अपने ब्राइट लाइंस जो उसकी बॉडी पर है उसे, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, फ्यू स्टेप्स क्यों, क्योंकि जगह ही कम है तो थोड़ा ही चलेगा बेचारा, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, उसके पैरों की बात हो रही है कि वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, मतलब ये जो पॉज होते हैं जो मैंने इमेज दिखाई आपको, बड़ा ही मखमली और सॉफ्ट टेक्सचर है उनका, और इसमें ये चल रहा है बड़ा ही अपने गुस्से को, आक्रोश को दबाए हुए। ओके, यस, वेलवेट मीनिंग बता दिया है। ओके, पहला स्टैंजा बिल्कुल क्लियर है, तो पहला स्टैंजा बिल्कुल क्लियर है, हमने जान लिया है। अब ये यहाँ पर अपने जू में एक केज में कैद है, पहले स्टैंजा में हमने देख लिया। ओके, पहले स्टैंजा में हमने देख लिया। अब स्टैंजा नंबर 2, अब देखते हैं आगे क्या है, बड़ा मजा आने वाला है। अब देखिएगा, इसे होना कहाँ चाहिए ये पता चलेगा अब अपने को, इसे होना कहाँ चाहिए। ओके, यस, he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where the plum deer pass. इसको होना कहाँ चाहिए, इसे होना कहाँ चाहिए। स्टैंजा 1 को एक बच्चा कह रहा है रिपीट करो। ओके, एक बार मैं डाउट्स भी खोल देती हूँ बच्चों को, अगर किसी को कुछ पूछने हैं तो, ठीक है, लेट्स सी, अगर बच्चों के कोई डाउट्स हैं तो, ठीक है, यस। तो पहला स्टैंजा गौर से बताते हैं, यहां पर एंट्री हो रही है जंगल में नहीं बल्कि जू में। जू में एक केज में कौन है, एक टाइगर, एक बाघ, जो बाघ मतलब जिससे लोग डर जाते हैं, जिसे देख के लोग चौंक जाते हैं, अपनी जानों की रक्षा करने के लिए भाग जाते हैं, वो टाइगर जिसमें बड़ा दम है, बड़ा गुस्सा है, लोगों को डराने वाला टाइगर, बड़ा ही शांत दुखी होकर अपने केज में फ्यू स्टेप्स चल रहा है। ठीक है, क्लियर है? फर्स्ट स्टैंजा में ये बता रखा है, स्टैंजा में साफ साफ दिखा रखा है कि टाइगर कैसा है, स्टैंजा में ये दिखा रखा है कि टाइगर कैसा है। समझ रहे हो आप इस बात को, टाइगर में कैसा है ये बता रखा है। और फिर सबसे जरूरी बात, और वो बात ये है कि, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और वो ये कि ये टाइगर जो कैद है ना इस केज में, इसको यहाँ होना नहीं चाहिए, इसको यहाँ पर होना नहीं चाहिए, इसको यहाँ पर होना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बेटा चैट सेक्शन में आपको अगर कोई डाउट्स पूछना तो पूछ लो। फर्स्ट स्टैंजा मैंने दोबारा रिपीट कर दिया है ना, फर्स्ट स्टैंजा मैंने दोबारा रिपीट कर दिया। डाउट स्लाइड नहीं चल रही है, कुछ इशू दिख रहा है मुझे भी। यस, ओके, कोई बात नहीं। यहाँ पर ही कौन है, टाइगर है। रेज का मतलब गुस्सा बेटा, एंगर, आक्रोश, और कुछ। सो आई हैव रिपीटेड द फर्स्ट स्टैंजा नाउ, आई होप नाउ नो डिफिकल्टी एट ऑल, ताकि हम आगे बढ़े। ठीक है, पैड्स मतलब बेटा जो उसके पैरों के नीचे के वो जो पंजे के नीचे जो इमेज मैंने दिखाई थी आपको, ये देख यहाँ पे, इसको कह रहे हैं। अब ठीक है, एनी क्लियर, नो डाउट एट ऑल, बच्चों ने बहुत बढ़िया कंफर्म कर दिया है। तो पहला स्टैंजा बिल्कुल दिमाग में हो चुका है फिट। अब मैं आगे बढ़ने वाली हूँ, यहाँ पर पहले स्टैंजा में सिर्फ एक चीज हुई है, एक केज है जिसमें एक टाइगर है। वो टाइगर क्या कर रहा है और वो टाइगर कैसे दिख रहा है, बस ये बता रखा है पहले स्टैंजा में। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ना है। आगे बढ़ा, हाँ चलिए, चलो मेरे साथ और आगे बढ़ते हैं, और अगले स्टैंजा में देखते हैं क्या दे रखा है। अगले स्टैंजा में साफ साफ ये दे रखा है कि टाइगर को होना कहाँ चाहिए, उसे होना चाहिए जंगल में। कहाँ होना चाहिए, देखो, द टाइगर मस्ट बी हाइडिंग अंडर द शैडो, इट्स मूविंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास एंड इट इज वेटिंग नियर द वाटर और रिवर टू कैच द बिग डियर। अब आप बोलोगे ये क्या था मैम? बेटा एक टाइगर को अपना शिकार ढूंढना चाहिए, जंगल में अपना राज चलाना चाहिए। जब
पानी के पास डियर आएगा ना, हट्टा कट्टा तंदुरुस्त सा डियर, उस पर अटैक करो और अपना काम कर जाओ, उसको खा जाओ। ऐसा होना चाहिए था इसको, ऐसा होना चाहिए था इसको, बट बेचारा कहाँ कैद है, ये कैद है केज में, वेयर ही शुड बी। तो सेकेंड स्टैंजा में हमें ये बता रखा है ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो, ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो, मतलब छुपते छुपाते अपना, जब एक शिकार को ठीक है, एक शिकार को अपने को अटैक कर रहे हैं, मतलब शिकारी हम हैं, टाइगर यहाँ पर शिकारी है और उसका प्रे, उसका शिकार कौन है, डियर। तो इसको छुपना चाहिए शैडो में, लंबी लंबी घास में छुप के इसको देखना चाहिए, मौका ढूंढना चाहिए, और जैसे ही पानी के पास वो ग्रास के अंदर पीछे शैडो में छुपा हुआ है, जब वो आएगा तो उस पर अटैक करना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, कैसे पता भी ना चले, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल, कहाँ पे, किसके पास, वाटर होल के पास, जहाँ पे जानवर पानी पीने आते हैं, वेयर प्लम्प डियर पास, यहाँ पर जहाँ हट्टा कुट्टा, प्लम्प मतलब हट्टा कट्टा तगड़ा डियर जब आए। अब बच्चे पूछ रहे लर्किंग, लर्किंग का मतलब क्या है बेटा, छुपना, अपने आप को बिल्कुल ओपन में नहीं लाना बल्कि छुपना। वेलवेट यहाँ पर मखमल है बेटा, उसके पैरों के पंजों को कहा जा रहा है कि बड़े ही मखमल की तरह सॉफ्ट हैं, मखमल की तरह सॉफ्ट है। क्लियर एवरीबॉडी। प्लम्प का मतलब समर्थ होता है हट्टा कट्टा, प्लम्प का मतलब होता है हट्टा कट्टा। क्लियर एवरीबॉडी। बच्चे डाउट्स पूछते जा रहे हैं। और हेल्दी, यस, एक बच्चा हेल्दी भी कह रहा है। एनसीईआरटी में पोएम नहीं है, कौन सी एनसीईआरटी लिए बैठा है बच्चा तू, एनसीईआरटी में है ये पोएम, फर्स्ट फ्लाइट की बुक में तीसरी पोएम है ये, डस्ट ऑफ स्नो फायर एंड आइस के बाद। क्लियर है, यस। तो आपके डाउट साथ के साथ मैं क्लियर करती जा रही हूँ। सो सेकेंड स्टैंजा हमने देखा, अब यहाँ पर साफ साफ ये है कि ये कहाँ पर है, जंगल में। इसको है ये जू में, पर इसको होना चाहिए जंगल यानी कि फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट में इसको होना चाहिए। और क्या करना चाहिए, टाइगर को अपना आक्रोश दिखाते हुए शिकार करना चाहिए। किसका, किसका करना चाहिए, प्लम्प डियर का, हट्टे कट्टे डियर का। क्लियर एवरीबॉडी। सेकेंड स्टैंजा भी समझ चुके हैं, तो एक बार दोबारा से मैं आपको दिखा दूं इमेज, इससे समझ जाओगे आप। सेकेंड स्टैंजा में जब ये डियर पानी पीने आएगा तो यहाँ पर घास में पीछे छुपकर, स्लाइडिंग ग्रास में धीरे धीरे छुपते छुपाते इसको, इस पे अटैक करना है, मतलब धीरे धीरे स्मूथली मूव इन करते हुए इसको अटैक करना है। क्लियर एवरीबॉडी। एक बच्चा पूछ रहा है स्नार्लिंग का क्या मतलब है, नेक्स्ट स्टैंजा में जब आएगा तब बताऊंगी, ठीक है। सो एवरीबॉडी इज इट क्लियर नाउ, यस। तो एक चीज और बच्चे, स्टॉक्स मैंने बताया, विविड यहाँ पर ब्राइट कलर्ड, पैड्स मतलब पॉज ऑफ टाइगर, रेज मतलब एंगर, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके। लर्किंग का मतलब पूछ रहे थे, टू बी हिडन एज टू वेट फॉर योर प्रे, छुप कर अपने शिकार का इंतजार करना ही होता है लर्किंग। जितने बच्चों ने पूछा ये देखो दोबारा बता दिया है। ओके एवरीबॉडी, इज इट क्लियर नाउ। सो लर्किंग का मतलब मैंने आपको बता दिया है। आई होप देयर इज नो इशू इन दिस एट ऑल नाउ। छुप कर अपने शिकार का इंतजार करना ही है एक तो खुले में सामने आ जाएंगे तो आएगा थोड़ी, डियर भाग जाएगा, पर छुपकर सही मौका देखकर शिकार को सामने देखकर अटैक कर देना, तो लर्किंग मतलब छुपना, ठीक है। अब प्लम्प मतलब मैंने बताया ना, हट्टा कट्टा, राउंडेड शेप, मोटू सा, क्यूट सा। ओके आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं अभी तीसरे स्टैंजा की तरफ। ओके यस, तीसरा स्टैंजा शुरू होता है यहाँ पे, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज। इसे कहाँ होना चाहिए, जंगल की एज में, जो रिहायशी इलाके हैं ना जहाँ पे लोग रहते हैं, वहां पर अपनी आवाज से डराना होगा लोगों को। स्नार्लिंग का मतलब भी बताती हूँ, एक बार दोनों लाइन बाकी। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज, ये 4 लाइन बेटा। इसे ये जो जू में है बट एक्चुअल में इसको जंगल में, पहले तो सेकेंड स्टैंजा में बताया कि शिकार करना चाहिए डियर का, थर्ड स्टैंजा में बता रहे हैं कि जो लोग है ना वहां पे आसपास जो लोग रह रहे हैं, जो विलेज में लोग रह रहे हैं, उनके अंदर डर होना चाहिए, टेरराइज द विलेज, आतंक, खौफ होना चाहिए इस टाइगर का। ओके और वो कैसे होगा, वो खुर्राती हुई आवाज निकालना, उसके वो व्हाइट फैंग्स, वो जो व्हाइट व्हाइट दांत होते हैं टाइगर को जब आप देखते हो तो कितना डर लगता है। रिहायशी इलाका मतलब बेटा लोग जो रहते हैं वहां पे, लिविंग पीपल वेयर दे स्टे। एक जंगल के एड्ज में कहीं तो लोग रहते होंगे ना पास में, वो लोगों को डर होना चाहिए कि कब ये अटैक ना कर जाए, समझ रहे हो आप। सो अब थर्ड स्टैंजा को समझते हैं। टाइगर को क्या करना चाहिए, आसपास घूमना चाहिए, शुड बी रोमिंग अराउंड द हाउसेस एंड द बॉर्डर ऑफ द फॉरेस्ट, जहां पर
बॉर्डर है फॉरेस्ट का, वहां पर लोगों को क्या करना चाहिए, डर लगना चाहिए. ओके, इट इज थ्रेटनिंग द विलेजर्स बाय वाइड ओपनिंग इट्स माउथ एंड शोइंग इट शार्प टीथ. इस इमेज से सब समझ जाओगे, इसे वहां पर लोगों के अंदर डर बिठाना है, खौफ बनाना है, गर्दा उड़ा देना है. तो यहाँ पर अपने दांतों से, अपने ये जो है ना, ये वाइट वाइट नजर आ रहे हैं, वाइट फैंग्स, शार्प टीथ, समझ रहे हो आप, उससे उनको डराना है, खौफ बिठाना है उनमें. समझ रहे हो कि नहीं बात को? तो थर्ड स्टैंजा क्लियर है अभी. आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी डिफिकल्टी. टेरराइजिंग, आतंकित. टेररिस्ट अटैक क्या होता है, आतंकवादी आते हैं. टेरराइजिंग मतलब डर, खौफ होना. समझ रहे हो आप इस बात को? आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी इश्यू इन दिस एट ऑल. ओके, क्लियर एवरीबडी? सो इस बात को हम समझ गए हैं, इट्स थ्रेटनिंग द विलेजर्स. क्लियर एवरीबडी? बहुत ही बढ़िया. अब हम बात करेंगे फोर्थ स्टैंजा की. अब हम बात करेंगे फोर्थ स्टैंजा की. थर्ड स्टैंजा में भी ये फॉरेस्ट में यानी कि जंगल में इसको कैसे लोगों को डराना, ना खौफ बिठाना चाहिए आसपास के लोगों में, वहां के गांव के लोगों में. क्लियर ना? यस, क्रिस्टल क्लियर, कंफर्म कर दिया बच्चे ने. ओके, बहुत बढ़िया. अब हम पर बेचारा कैद है, बंद है एक कॉन्क्रीट सेल में. कहां पर? एक कॉन्क्रीट सेल यानी कि एक केज में बंद है. His strength behind the bars, जो इसमें इतनी ताकत है, वो ताकत कहाँ है? कैद है behind the bars, सलाखों के पीछे कैद है. His strength behind bars, stalking the length of his cage. बस अपना केज का रास्ता नाप रहा है ये. बस होना इसको कहाँ चाहिए, कितना गदर मचाना चाहिए, बट ये बेचारा एक कॉन्क्रीट सेल में, एक केज में. कॉन्क्रीट पता है ना क्या होता है? सीमेंटेड कॉन्क्रीट सेल में ये बंद है और कैद है. ठीक है, यस, बिल्कुल. आई होप बेचारा, इसको होना चाहिए जंगल में, पर ये है कैद, बंदिशों में, रिस्ट्रिक्शंस में, एक कॉन्क्रीट सेल में, और उस सेल का रास्ता नाप रहा है ये, बिकॉज ही इज नॉट हैप्पी ओवर देयर. क्लियर? यस. ओके, ग्रेट गोइंग. नाउ ये फोर्थ स्टैंजा हम समझ गए हैं, तो एक बार इमेज के साथ मैं आपको समझा देती हूँ. ठीक है, टाइगर कहाँ पर लॉक्ड है? इन द सीमेंट रूम और केज, एक केज में लॉक्ड है. वहां पर टाइगर की जितनी भी पावर है, जितना भी उसमें गुस्सा, उसकी ताकत जो है, ऑल हिज पावर इज हिडन इन द केज. सब कुछ एक कैद में, मतलब एक केज में कैद है. इट इज मूविंग अराउंड द केज, रेफ्यूजिंग द पीपल हु कम टू सी इट. मतलब इसको इंटरेस्ट ही नहीं है, खुशी नहीं है. एक बात बताओ, अगर आपको आपके घर के कमरे में बंद कर दिया जाए और जब आपसे कोई मिलने आए खिड़की में से, आप ऐसे डांस करके थोड़ी दिखाओगे? उदास, दुखी, सैड लगोगे ना. तो ये भी ऐसा ही सैड है, ये भी दुखी है, परेशान है. जहां इसे होना चाहिए वहां पर है ही नहीं. स्टॉकिंग का मतलब बताया था बेटा, ही स्टॉक्स इन विविड स्ट्राइप्स, फर्स्ट स्टैंजा में था. चलना, ओके, वॉकिंग, फॉलोइंग समथिंग, मतलब उस केज में चलना. तो यहाँ पर भी स्टॉकिंग वही है, चलना. ओके, सो बात ये है, यहाँ पर ये जो टाइगर है ये खुश नहीं है, ये उदास है, कैद है, और फिर इसीलिए ये विजिटर्स को भी इग्नोर करेगा. इसीलिए ये विजिटर्स को भी इग्नोर करेगा. ये खुश नहीं है. ठीक है, बिल्कुल भी खुश नहीं है. एक बच्चा बोल रहा है नॉट क्लियर. नॉट क्लियर तो क्लियर कर देते हैं आपको. सिंपल सी बात है, एक जानवर है जो बोल नहीं सकता, पर वो खुश नहीं है जहां पर वो है. ये टाइगर जहां है वहां पर खुश नहीं है. इसे होना कहाँ चाहिए, इसे क्या करना चाहिए, ये बता रखा है. ओके, हिज इमेजिनेशन और एग्जैक्टली वेयर इज हिज प्लेस इज इन जंगल, इन द फॉरेस्ट. बट वेयर इज ही? इन अ रिस्ट्रिक्टेड एरिया, इन अ केज वेयर ही इज सैड. और सिर्फ आसपास वो जो केज है उसका रास्ता नाप रहा है. ठीक है, यस, बच्चों ने कर दिया है क्रिस्टल क्लियर, बहुत ही बढ़िया. अच्छा जी, एक बच्चा कह रहा है ये लेक्चर रिकॉर्डेड है. नाम ले लेके तुम्हारे डाउट क्लियर करो, फिर भी रिकॉर्डेड लेक्चर है यार, ऐसे कैसे बोल सकते हो आप? एक बच्चा कह रहा है आई एम फीलिंग लेजी. अच्छा, लेजी का सिनोनिम बताऊं? लेथार्जिक. ठीक है, लेथार्जिक, यू आर फीलिंग लेथार्जिक. लेथार्जिक इज द सिनोनिम ऑफ लेजी. ठीक है, जिसको लगता है लेजी उसे मैं बता दूं, हो जाओ बिजी, वरना बाद में बड़ी तकलीफ होती है. ठीक है, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स. बेयरिंग का मतलब बताती हूं, दिखाना. बेयरिंग, शोइंग, शो ऑफ करना.
बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, अपने दांतों को दिखाओ, मुंह खोल के डरा लोगों को भाई, ऐसे, ठीक, यस। तो यहाँ पर भी हम समझ गए ये बड़ा उदास है, दुखी है, परेशान है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। ही इज इग्नोरिंग द विजिटर्स, ये बात भी आप समझ ही गए होंगे, है ना, क्योंकि खुश नहीं है इसलिए जो उससे मिलने आएगा, देखने आएगा, ही इज नॉट एट ऑल हैप्पी विद देम। क्लियर एवरीबडी? एक बच्चा कह रहा है यो यो हनी सिंह, अच्छा जी तुम्हें हनी सिंह सूझ रहा है, बट चलो कोई नहीं, मुद्दे की बात यह है तुम्हें समझ में आना चाहिए, ठीक, यस। अब आखिरी स्टैंजा पर आ जाते हैं। बेटा अब आप समझ रहे हो, पहले स्टैंजा में वो जू में कैद है, अपना केज का रास्ता नाप रहा है, ब्राइट विविड उसके बारे में डिस्क्राइब किया। दूसरे और तीसरे स्टैंजा में बोला गया कि इसको जंगल में क्या करना चाहिए। चौथे स्टैंजा में फिर से ये केज में, फोर्थ स्टैंजा में यहाँ पर जू में कैद है। अब आ गया है फिफ्थ स्टैंजा, ठीक है, फिफ्थ स्टैंजा, फोर्थ स्टैंजा, ठीक है, आखिरी स्टैंजा में देखते क्या होता है, ठीक है, आखिरी स्टैंजा। बोरिंग चैप्टर, हाँ हाँ हाँ, जब तुम कभी हाउस अरेस्ट होगे ना, जब तुम्हें घर में बंद कर देंगे एक कमरे में, तब तुम फील कर पाओगे इस टाइगर का दर्द। तुम तो बोल सकते हो, चिल्ला सकते हो, मम्मी को मना सकते हो, बट ये क्या करे, क्लॉज मतलब पंजे। एक बच्चा बोल रहा है क्लॉज का क्या मतलब है, क्लॉज मतलब पंजे, ठीक है, यस। चलिए फिर, थैंक यू सो मच जो बच्चे मेरे कर रहे हैं तारीफ। तो यो यो पूजा मैम, चले आगे बढ़े, यस, ओके। लास्ट आंसर, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। अब ये दुखी परेशान अपने आखिरी मोमेंट पे, दिन का जो आखिरी वक्त होता है, लास्ट टाइम ऑफ द डे, रात को सोने से पहले, ये क्या करता है ये बता रहा है, ये क्या करता है। बेटा डाउट्स भी क्लियर करेंगे आपके। और एक बच्चा पूछ रहा है पोल, पोएम समझ लो, फिर पोल भी करा देंगे, ठीक। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, सबसे आखिर में इसे क्या सुना, तू वहां मैं यहाँ, पोल है अब कहाँ, पोएम सुन लो तुम अब, पोल हो जाएंगे। इतनी जल्दी में कैसे चलेगा बेटा, काम तो खत्म करो, पोल तब दोगे ना जब। तो सुनिए, आखिरी वॉइस ये सोने से पहले क्या सुनता है, इज ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग कार्स क्या होता है बोल के तुम डर जाओगे, अब ये क्या हुआ मैम। पेट्रोलिंग कार्स वो होती है जब रात, अंधेरी रातों में गाड़ियां नहीं आती पुलिस की पेट्रोलिंग करने के लिए, सब कुछ ठीक है कि नहीं, सब कुछ ठीक है कि नहीं, पेट्रोलिंग कार्स आती है चेक करने के लिए। कौन आती है, पेट्रोलिंग कार्स, मतलब उनका काम होता है निगरानी रखना सब ठीक है कि नहीं। दिल्ली में, शहरों में, जिस शहर में आप रहते हो, मेट्रोपॉलिटन सिटीज, आजकल तो कॉस्मोपॉलिटन सिटीज में भी पुलिस वाले घूमते हैं रात को, ताकि अगर कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो जल्द से झट से उसको पकड़ा जा सके, है ना। सो माय डियर बच्चा लोग, अंडरस्टैंड दिस, ही हियर्स द लास्ट वॉइस ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स। उस जंगल में ना, यहाँ पर जंगल में इसको होना चाहिए, बट ये है कहाँ पर, जू में। तो जू में बेटा एक रूल्स होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि रात को ना एक बार पेट्रोलिंग कार जाता है और सब चेक करता है, सब कुछ चेक करता है कि भाई सब ठीक है कि नहीं, सारे एनिमल्स ठीक से बंद है कि नहीं, कोई खुल तो नहीं गया, कोई और इशू तो नहीं, कोई बंदा तो नहीं रह गया वैसे, ठीक है। सो दे चेक देम आउट। पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़, वो जो सायरन आता है ना, पुई पुई पुई, वो गाड़ी की जो आवाज़ आती रहे पुलिस वालों की, समझ गए हो आप, तो वो आवाज़ आती, ठीक। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, तो इसकी कानों में क्या आवाज आती है, पेट्रोलिंग कार्स की आवाज, और आंखों में उसकी ब्रिलियंट आइज, चमकदार आंखों से वो क्या देखता है, तारों को देखता है। ही स्टेयर्स द स्टार, स्टेयर मतलब घूरना। बेटा मैं आपको देख रही हूँ, सीइंग, और मैं अगर एक बंदे को ऐसे देखूं तो मैं स्टेयर कर रही हूँ। सीइंग और स्टेयरिंग में फर्क पता होना चाहिए बेटा। लुकिंग मतलब ऐसे नॉर्मली नजर मारना, आई एम लुकिंग अराउंड, आई एम सीइंग यू, आई एम स्टेयरिंग एट यू, समझ रहे हो बात को। सो यहाँ पर ये क्या करता है टाइगर, ही स्टेयरिंग किसकी तरफ, ब्रिलियंट आई से ब्रिलियंट स्टार्स की तरफ। आई बात समझ में। तो आखिर में क्या हो रहा है, ये दुखी परेशान, जब कोई बड़ा सैड होता है ना, तो वो अपने अपने मन में अपने हिसाब से रहता है। ये भी बेचारा ऐसे बैठा बैठा देख रहा है स्टार्स को, तारों की छांव में, सलाखों के पीछे, दुखी परेशान, तन्हा, अकेला, लाचार टाइगर बैठा है। क्लियर एवरीबडी। तो ये स्टैंजा भी आ गया समझ में। तो चलिए आखिरी स्टैंजा में जो आपको याद रखना है मैं बता देती हूँ। अपने केज में ऐसा बैठा हुआ बेचारा, लेटा हुआ, और करता क्या ये, एट नाइट बिफोर इट स्लीप द टाइगर हियर्स द साउंड ऑफ द पेट्रोलिंग कार। किसकी आवाज सुनता है, कानों में आवाज किसकी आती है, पेट्रोलिंग कार की। टाइगर लुक्स एट द, लुक्स नहीं, स्टेयर्स with his brilliant eyes towards the stars। ये किसको देखता है, he looks at the stars। या फिर आप कह सकते हो एक चीज मतलब देखता रहता है, with its brilliant eyes and goes to sleep, with its brilliant eyes and goes to sleep। देखते देखते तारों को सो जाता है।
सो अब बताइए इस पोएम की मुद्दे की बात आई समझ में कि नहीं? अब आप बोलोगे ना जी ना, नहीं आई मैडम, पर हम है ना, डरने की क्या बात जब पूजा मैम है ऑफ द पोएम है, मैंने आपको बता दिए हैं। और फिर यार टेंशन ना लो, ठीक है? एक बार तुमको सारे डिफिकल्ट वर्ड्स की मीनिंग फिर बता दें, ठीक है? चिंता मत। स्नार्लिंग मतलब आवाज निकालना, जैसे कुत्ता भौ भौ करता है, टाइगर को स्नार्ल करना चाहिए, घुर्रा के आवाज निकालनी चाहिए। बेरिंग मतलब दिखाना, शो करना अपने दांतों को। और बताओ, बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, अपने दांतों को दिखाओ, फ्लॉन्ट करो, दिखाओ, ठीक है? अगर आपकी बहुत ही सुंदर मसल्स है तो आप उन्हें शो ऑफ करोगे ना, ठीक है? इसको भी अपने दांत दिखाने चाहिए, ठीक? पोल की बारी आएगी, बिल्कुल आएगी, चिंता ना करो। लेथार्जिक, लेजी, तो डोंट बी लेथार्जिक, बी प्रोएक्टिव। जान होनी चाहिए अपने में कुछ कर दिखाने की। मुश्किल आने से पहले तैयार रहो मुश्किल का सामना करने के लिए, उसे कहते हैं प्रोएक्टिव। पोएटिक डिवाइसेस बताएंगे, थीम बता दूं फिर पोएटिक डिवाइसेस बताऊंगी, ठीक है? इरादा बड़ा नेक है। आपकी प्यारी अपनी यो पूजा मैम आपको बहुत ही प्यारे तरीके से हर चीज कराएगी। तुम्हें छोड़ के हम कहाँ जाएंगे, कुछ रह गया तो बड़ा पछताएंगे, इसीलिए पछताने की नौबत ना आए, सब कुछ कराएंगे। तो अभी के लिए थीम सुनिए, इट इज एन ऑनेस्टिक, एक बहुत ही ईमानदार कोशिश है। किसके बारे में? ऑन द प्लाइट ऑफ अ केज्ड एनिमल्स। प्लाइट मतलब दुर्गति, प्लाइट मतलब दुर्गति। दुर्गति किसकी? केज्ड एनिमल्स की, बंदिशों में, रिस्ट्रिक्टेड में, केज में कैद जो एनिमल्स है उनकी। यहाँ पर टाइगर का एग्जाम्पल लेते हुए क्या कह रहा है? द पोएम ऑफर्स एन इनसाइट इनटू द लाइव्स ऑफ द एनिमल्स इन द जू। यहाँ पर ना एनिमल्स जो बोल नहीं सकते उनकी व्यथा कैसी है, उनकी हालत कैसी है, इसके बारे में बताने की कोशिश की गई है। हाउ सैड डू दे फील, ओके? Since time immemorial, human beings have hunted, captured and used animals to satisfy their insatiable hunger for pleasure and money. हम इंसानों ने इन जानवरों के साथ बड़ा बुरा सलूक किया है, हमारे फायदे के लिए, पैसों के फायदे के लिए, या फिर मैं कहूँ फॉर आर लग्जरीज, फॉर आर नीड्स, हमने इनका बड़ा नुकसान किया। जैसे कि एलिफेंट के हम टस्क को ले लेना, लेदर, एनिमल्स के लेदर को, समझ रहे हो आप? ऐसे एनिमल्स की बॉडी के साथ, उनके साथ बड़ा ही बुरा व्यवहार किया जाता है। यार कुछ लोग तो इतने बुरे होते हो, बेजान जानवर को, बेजुबान जानवरों को वैल्यू ही नहीं देते। होली पे मैंने देखा कैसे कुत्तों के पीछे पड़े रहते कलर लगाने को। घर वालों को लगा लो यार, क्या आदत है। देखो एनिमल्स, भैंस, गाय के ऊपर मैंने देखा लोग कलर लगा रहे हैं, उनको पिंक गुलाबी कर रखा है, गुलाबो नाम है कि उसके साथ डांस कर रहे हैं। एक लड़के को मैंने देखा भैंस के ऊपर बैठा है, उसके सींग पकड़ के ऐसे कर रहा है, बाइक चला रहा हूँ मुझे से। बेटा ये बोल नहीं सकते तो क्या हुआ, इन्हें भी तो दिक्कत है, ये भी तो परेशान है। सो आई होप यू आर गेटिंग दिस। मतलब यहाँ पर बहुत समय से हम इंसान अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए इनका हाल बुरा कर देते हैं, इनको तकलीफ में डाल देते हैं। सो यहाँ पर पोएट ये समझाना चाह रहा है, ही वॉन्ट्स टू पास ऑन द मैसेज दैट फ्रीडम इज एलिमेंट्री फॉर ऑल लिविंग बींग्स। हमें जब तकलीफ थी तो आज़ादी के लिए हमने लड़ाई लड़ी ना, वी नीडेड इंडिपेंडेंस। तो ये बोल नहीं सकते तो क्या हुआ, इनको इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए क्या? इनको भी बिल्कुल चाहिए इंडिपेंडेंस। सो बेटा लोग, इन्हें भी इंडिपेंडेंस चाहिए। समझ रहे हो आप इस बात को? बी इट ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स और बर्ड्स, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो बर्ड्स हो, चाहे वो हम इंसान ही क्यों ना हो, सबको फ्रीडम चाहिए, सबको फ्रीडम बिल्कुल बिल्कुल चाहिए, ठीक है? यस। सो जस्ट एज इट्स क्रूअल टू एनस्लेव ह्यूमन बींग्स, जैसे हम इंसानों को गुलाम बनाना गलत है, उसी प्रकार से जानवरों के साथ भी गुलामों जैसा सलूक करना गलत है। इट्स क्रूअल एंड मिलिशियस, बहुत ही बुरा, बहुत ही क्रूर और बुरी बात है ऐसा जानवरों के साथ करना। आ रही है बात समझ में? इट इज़ वेरी क्रूअल एंड मलिशियस टू कीप एनिमल्स लॉक्ड बिहाइंड द बार्स फॉर फन एंड मनी। हमारी खुशी के लिए, ताकि हमें मज़े आए, हमें अच्छा लगे, उन्हें कैद करना, इज इट गुड यार? नॉट एट ऑल गुड। तो आप समझिए, अगर आपको फ्रीडम चाहिए तो उन्हें भी चाहिए। बेजुबान हुए तो क्या हुआ, तो उनकी वैल्यू समझिए। एक बच्चा डाउट पूछ रहा है, पेट्रोलिंग का मतलब, मैंने बताया बेटा, पेट्रोलिंग मतलब निगाह रखने के लिए, निगरानी रखने के लिए जो पुलिस वाले जो गाड़ी आती है उसे हम कहते हैं पेट्रोलिंग, ठीक है?
थकना मना है, बिल्कुल थकना मना है भाई, बहुत ज़रूरी काम कर रहे हैं हम लोग। ओके, सो टाइगर इन द जू को आप इस तरीके से देखिए, इस टाइगर की जगह आप अपने आप को डाल के देखिए। अगर आपको हाउस अरेस्ट कर दिया जाए, आपको बिना गलती के सलाखों में डाल दिया जाए तो कितना बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा ना। एनस्लेव मतलब गुलाम बनाना, ठीक है, एनस्लेव मतलब गुलाम बनाना, स्लेव मतलब गुलाम होता है बेटा, ठीक। बच्चे कह रहे पोल अभी कहाँ, हम खत्म नहीं कर रहे कहानी को अभी। बेटा तुम्हें एक बात बताती हूँ मैं, बड़ी जरूरी और सबसे जरूरी बात यह है, जब आपको लगता है ना कि पोएम समझ आ गई, वाह भाई वाह, सब समझ आ गया मुझे तो, सारे डिफिकल्ट वर्ड्स की मीनिंग पता चल गए हैं, लेस्ली नॉरिस ने जो भाव, जो इमोशन मुझे बताने की कोशिश की वो मुझे समझ आ गया। सिर्फ समझने से बात नहीं बनेगी, जब पेपर में लिखना पड़ेगा तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, सबसे जरूरी चाहिए बेटा वो है पोएटिक डिवाइसेस। एवरी पोएम is made interesting, is made rhythmic, is made very intriguing and curious। बहुत बढ़िया पोएम को बनाते हैं by using poetic devices। उसी प्रकार से वो पोएटिक डिवाइस कौन से जो इस पोएम में यूज हुए हैं हमें डिस्कस करने पड़ेंगे, पेपर में आएंगे, ठीक है। पोएटिक डिवाइसेस डिस्कस करके फिर यो पूजा मैम, आपकी अपनी प्यारी पूजा मैम आपसे सवाल पूछेगी, फिर देखते हैं ये जो उड़ रहे हैं ना पोल पोल पोल, देख लेंगे यार, सवालों के जवाब जब गलत आएंगे ना, कंफ्यूज हो गए तब मजा आएगा। तो चलिए फिर पोएटिक डिवाइसेस की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले कोई भी पोएम हो, सबसे पहले राइम स्कीम पूछेंगे। क्या पूछेंगे? राइम स्कीम। मैडम राइम स्कीम हमसे ना हो पाता है, मुझे तो आती ही नहीं है। चलिए देखते हैं राइम स्कीम आपको आती है कि नहीं, चलिए देखते हैं, ठीक है। सो बेटा जैसे आप पोएम देखो ना, स्टैंजास को डिवाइड कर लो, जितनी लाइन्स की। अब पहला स्टैंजा 4 लाइन की है, तो चारों लाइन में आखिरी वर्ड को मार्क कर लो। देखो यहाँ मार्क कर रखा है, स्ट्राइप्स, केज, क्वाइट, रेज, मार्क कर लिया। अब बस ये देखो कि ये राइमिंग है कि नहीं। स्ट्राइप्स बिल्कुल नया वर्ड है ए, केज बिल्कुल नया वर्ड है बी, क्वाइट बिल्कुल नया वर्ड है सी। ये तीनों राइम नहीं कर रहे, ए बी सी। फिर चौथा वर्ड देखो रेज, क्या आपको रेज किसी से राइमिंग नजर आ रहा है? क्वाइट से राइमिंग तो नहीं है, हाँ केज से राइमिंग जरूर है, तो केज एंड रेज आर राइमिंग, सो बी बी। तो इसकी राइम स्कीम क्या हुई? ए बी सी बी। क्या हुई? ए बी सी बी। अरे अरे अमृता, ए बी सी डी बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो बेटा, डी नहीं। ये रेज और केज राइमिंग है ना, इसीलिए बी लिखेंगे, डी नहीं। गलती से भी गलती मत कर देना। ए बी सी डी लिखने वाला तुम्हें क्या लगा? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अल्फाबेट सीखे सारे तो ऐसे लिख देंगे ना जी, ना दिमाग लगाना है, यहाँ पे दिमाग लगाना है। तो बस राइमिंग ढूंढो। पहला स्टैंजा हमने देखा, राइमिंग सेट कर दी, ओके। तो पहला स्टैंजा देख के एक बार ये याद है कि नहीं, इसका मतलब समझ आया कि नहीं? टाइगर यहाँ पर अपने केज में क्या करता है, जू में ये बता रखा है, कैसा दिखता है उसको डिस्क्राइब कर रखा है। पहले स्टैंजा में डिस्क्राइब कर रखा है टाइगर विविड स्ट्राइप्स में, बड़ा सुंदर सा ब्राइट सा जानवर, ठीक है, ओके। और उसके पैर के जो पंजे हैं वो कितने सॉफ्ट है, ये बता रखा है। किसकी तरह है? वेलवेट की तरह। इन हिज क्वाइट रेज, ये कैसे बंद है? अपने पूरे आक्रोश को, गुस्से को दबाकर, क्वाइट कर बंद है। तो पहला स्टैंजा बिल्कुल क्लियर हो गया, पहले स्टैंजा में आ गया एबीसीबी। सेकंड स्टैंजा देखते हैं, 4 लाइन है, बिल्कुल है। आखिरी वर्ड शैडो ग्रास होल पास, शैडो ग्रास होल पास। शैडो को ए, ग्रास को बी, होल को सी और पास। फिर से ग्रास और पास राइमिंग है, तो ए बी सी बी, ए बी सी बी। क्लियर एवरीबॉडी, समझ गए हैं? और अब यहाँ पर ये है फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट में इसको क्या करना चाहिए? फॉरेस्ट में इसको शिकार करना चाहिए। किसका शिकार करना चाहिए? एक हट्टे कट्टे प्लम्प डियर का शिकार इसको करना चाहिए। क्लियर एवरीबॉडी? यस। और कैसे? छुपते छुपाते, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। अब शैडो में छुपते हुए, लंबी लंबी जो ग्रास होती है उसमें स्लाइड करते हुए, बचते बचाते इसको जाना। क्या करना है? शिकार करना है, ठीक है। सेकेंड स्टैंजा भी ठीक है। थर्ड स्टैंजा, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। स्नार्लिंग मतलब गुर्राते हुए, वो जो टाइगर आवाज कैसे निकालता, मैं निकाल तो नहीं सकती बट समझ जाओ भावनाओं को, ठीक है। तो स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, अपनी आवाज से लोगों को, जंगल के एज में जो लोग रहते हैं, बेरिंग हिज वाइट फैंग्स। क्या करना चाहिए? बेरिंग मतलब दिखाना, बेरिंग मतलब दिखाना, इसके वाइट फैंग्स को दिखाते हुए लोगों में डर बिठाना है। कैसे? टेरराइजिंग द विलेज, आतंक फैलाना, ठीक है। लर्किंग का मीनिंग समझ गए ना बेटा? छुपना, ओके। अब फिर से राइम स्कीम, हाउसेस एड्स क्लॉज विलेज, हाउसेस एड्स क्लॉज विलेज। तो देखा, हाउसेस एड्स क्लॉज विलेज, ए बी सी तीनों बिल्कुल राइमिंग नहीं है, विलेज और एज राइमिंग है, तो यहाँ पर आ गया बी बी, ए बी सी बी, ठीक है। सो थर्ड स्टैंजा में भी यहाँ पर फॉरेस्ट में इसको क्या करना चाहिए ये दे रखा है, क्लियर। अब आते हैं फोर्थ स्टैंजा पे। बेचारा फोर्थ स्टैंजा में ये है कहाँ? ये तो है
जू में, यानी कि जू के केज में कैद है. बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल. ओके, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, इसका पूरा जो स्ट्रेंथ है कहाँ है? सलाखों के पीछे है. स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, अपना केज का रास्ता नाप रहा है बस. इग्नोरिंग द विजिटर्स, दुखी है, सैड है, इसलिए विजिटर्स को भी नहीं दे. फैंक्स मतलब बेटा जो दांत होते हैं ना, उसको फैंक्स कह रहे हैं यहाँ पे. ओके, ब्रेक ऑब्वियस है. बड़े हल्के में दिखे तुम मुझे. छोटी सी पोएम है यार, इतनी जल्दी थक जाओगे तो 10वीं का बोर्ड कैसे दोगे? हाँ, तो यहाँ पर फिर से राइमिंग. सेल, बार्स, केज, विजिटर्स, ये तीनों बिल्कुल राइमिंग नहीं है. ABC, बार्स और विजिटर्स राइमिंग है, इसीलिए B, ABCB. चले अब आखिरी स्टैंजा. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stare with his brilliant eyes at the brilliant stars. तो यहाँ पर भी जू में, केज में कैद है, ये आखिरी स्टैंजा में भी. ठीक है, और आखिरी आवाज क्या सुनता है? पेट्रोलिंग कार्स की. और देखता किसको है ये? ब्रिलियंट स्टार्स को देखता है. किसको देखता है? अपनी ब्रिलियंट आंखों से ब्रिलियंट स्टार्स को घूर रहा है. क्लियर एवरीबडी? पोएटिक डिवाइसेस का सबसे पहला और सबसे जरूरी राइम स्कीम समझ आ गई है. पूरी पोएम दिमाग में बैठ गई है क्रिस्टल क्लियर कहते हुए बच्चा लोग. बहुत ही बढ़िया. अब और पोएटिक डिवाइसेस का जिक्र करेंगे. ठीक है, मोर पोएटिक डिवाइसेस, फिगर्स ऑफ स्पीच, एक ही बात है बेटा. पोएटिक डिवाइसेस, फिगर्स ऑफ स्पीच एक ही बात है. घबराना मत, डरना मत. अरे ये क्या आ गया बोल के. तो सबसे पहला पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? बहुत सिंपल है. एक पर्सन की तरह ट्रीट करना. एक नॉन लिविंग, या फिर हम कह सकते हैं एक ह्यूमन नहीं है बट उसको ह्यूमन की तरह ट्रीट करना. अब एक जानवर है, वो इंसान थोड़ी है, पर उसको इंसान, ही स्टॉक्स, ही फील्स, उसको बुरा लग रहा है, वो परेशान है, वो दुखी है. तो यहाँ पर हम टाइगर को, जानवर को इट बोल सकते हैं. इट इज वेरी स्कैरी. पर हम इस पोएम में ही बोल रहे हैं, उसको एक इंसान की तरह ट्रीट कर रहे हैं. तो यहाँ पर टाइगर इज बीइंग पर्सोनिफाइड एज ए ह्यूमनली. इसको ह्यूमनली इमोशंस डाल दिए इसमें. ये चल रहा है, ये सोच रहा है, ये दुखी हो रहा है, ये निराश है, अपना गुस्सा शांत करके बैठा, एक आदमी की तरह इसे हम कंसिडर कर रहे हैं. तो इसीलिए पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर हो रहा है. एक टाइगर को पर्सोनिफाई किया गया है. ठीक है, यहाँ पर ही यूज किया हमने. एक्चुअल में इसकी जगह हमें इट करना चाहिए. डॉग हो, टाइगर हो, इट बोलना चाहिए. इट इज वेरी स्कैरी, इट इज वेरी क्यूट, ऐसे. ठीक है, पोएट ने यहाँ पर कोशिश की है, ट्राई टू एट्रीब्यूट द ह्यूमन इमोशंस दिए इसको, जैसे कि सैडनेस, गुस्सा, टाइगर को दिया गया है. सो हेंस द टाइगर हैज बीन पर्सोनिफाइड इन द पोएम. पर्सोनिफिकेशन. क्लियर एवरीबडी? एनी डिफिकल्टी एट ऑल? पोल बस आने वाला है बेटा. पोएटिक डिवाइसेस मैंने बताया, पोएम को ज्यादा अच्छी, लुभावनी, अट्रैक्टिव और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हमें ये करा जाता है. ओके, यस. सो पर्सोनिफिकेशन बिल्कुल क्लियर है, पहला पोएटिक डिवाइस. ओके, आगे बढ़ते हैं. मेटाफर. मेटाफर सुनते दिमाग में आना चाहिए कंपैरिजन. क्या आना चाहिए? कंपैरिजन. अब कंपेयर करने के दो तरीके. मैं बोलूं ही इज एज स्वीट एज शुगर, ये शुगर की तरह मीठा है. एज स्वीट एज शुगर. एज दिखते ही तुम बोलोगे सिमिली है, लाइक दिखते ही तुम बोलोगे सिमिली है. मेटाफर में क्या होता है बेटा? मेटाफर में भी कंपैरिजन होता है, पर यहाँ पर एज और लाइक नहीं है. कंपैरिजन विदाउट. कंपैरिजन तो हो रहा है, पर यहाँ पर ना एज दिखेगा ना लाइक दिखेगा. विद एज और लाइक क्या बन जाएगा? सिमिली बन जाएगा. क्या बन जाएगा? विद एज और लाइक, सिमिली. तो सिमिली और मेटाफर में फर्क बेटा पता होना चाहिए. कंपैरिजन हो रहा है विद एज और लाइक. तो आई होप सिमिली और मेटाफर में सबको फर्क पता चल गया है. बहुत कॉमनली यूज होते हैं ये पोएम्स में. तो यहाँ पर मेटाफर आप बोलोगे मैम कहाँ है मेटाफर? तो जो पहले ही स्टैंजा में उसके पंजों को वेलवेट से कंपेयर किया है ना, वेलवेट से कंपेयर, तो वहां पर ये क्या हो गया? मेटाफर हो गया. क्या हो गया? मेटाफर. इन द फ्रेज पैड्स ऑफ वेलवेट Right in line number 3, the pad paw of a tiger's foot has been compared to velvet. टाइगर के पंजों को कैसे वेलवेट से कंपेयर किया गया. ठीक है, यस. एज स्वीट एज जैगरी. जैगरी मतलब गुड. बहुत बढ़िया बेटा. सो मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ मेटाफर को. मेटाफर कंपैरिजन के लिए होता है. मैं अगर बोलूँ यू आर चीता, मैं चीता है, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि तुम चीते की तरह तेज, तर्रार, बहुत ही फास्ट हो. ठीक है, तो मैं यहाँ पर कंपैरिजन कर रही हूँ. मैं यहाँ पर कंपैरिजन कर रही हूँ. क्लियर? तो इस कंपैरिजन को यहाँ पर मेटाफर कहेंगे. अब जैसे एक बच्चे ने बोला मैम यू आर एज स्वीट एज जैगरी, तो यहाँ पर ये सिमिली यूज कर रहा है. बट यहाँ पर पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, यहाँ पर इसे कंपेयर किया जा रहा है. सो ये बन जाएगा मेटाफर. तो एवरीबडी मेटाफर क्लियर है? मेटाफर एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है विच इज यूज्ड फॉर इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स. जो बिल्कुल अलग चीजों को कंपेयर किया जाता है. समझ गए हम लोग? अगला पोएटिक डिवाइस की ओर चलते हैं. पोल भी तो कराने बच्चों को. एलिट्रेशन सबसे कॉमनली यूज, सबसे इजी. एलिट्रेशन में क्या होता है बेटा? सेम साउंड रिपीट होती है थोड़ी सी दूरी पर. ध्यान से सुनो. रिपीटेशन ऑफ सम साउंड एट द बिगिनिंग, मिडिल और एंड ऑफ सक्सेसिव और ऑल्टरनेटिव वर्ड्स. आसपास में
रिपीट होना सेम वॉइस का, आस पास में रिपीट होना सेम वॉइस का, ठीक है। देखो, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, स्टॉक्स, स साउंड रिपीट हो रही है कि नहीं, तो ये एलिट्रेशन है, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है, समझ रहे हो आप। तो इसे बेटा हम कहेंगे एलिट्रेशन। क्या कहेंगे? एलिट्रेशन, साउंड का रिपीट होना, स साउंड रिपीट हो रही है। क्लियर है एवरीबॉडी? एलिट्रेशन। एक बार बच्चों के डाउट्स देखते हैं, आज डाउट स्लाइड दिख रही है कि नहीं? क्या हो गया यार, मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, बट कोई नहीं, मेरे बच्चों के डाउट्स में वैसे भी क्लियर कर ही रही हूँ चैट सेक्शन में, है ना। यस, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, कह रहे हैं बच्चे, बहुत ही बढ़िया बेटा। सो जिस बच्चे को एलिट्रेशन समझ नहीं आई है वो ये देखो, पोएम की कोई लाइन उठा लो, क्या करो, पोएम की कोई भी लाइन उठा लो, और पोएम की लाइन उठाकर आपको जो करना है वो ये है, आपको जो करना है वो ये है, ये देखो कि सेम साउंड रिपीट हो रही है क्या, ये देखो कि सेम साउंड रिपीट हो रही है क्या। सेम साउंड रिपीट हो रही है कि नहीं, ये देखना है आपको, सेम साउंड रिपीट हो रही है कि नहीं, ये देखना है। तो अगर रिपीट हो रही है तो एलिट्रेशन है, अगर रिपीट हो रही तो एलिट्रेशन है। समझ गए सब लोग? यस, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और बार एलिट्रेशन, यहाँ पर देखो, he hears the last voice at night, he hears her sound, okay, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars stares, ये जो साउंड सेम सी साउंड रिपीट हो रही है तो उसको हम एलिट्रेशन कहेंगे, ठीक है बेटा। एक बच्चा कह रहा है नॉट क्लियर, एक बात बताओ आपको, A to Z टोटल 26 लेटर्स होते हैं कि नहीं? बिल्कुल होते हैं। तो A to Z के जो 26 लेटर्स हैं, A to Z के जो 26 लेटर्स में, उसमें A, E, I, O, U ये होते हैं वोवल्स, और जो बाकी 21 बच गए उन्हें हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स, बाकी 21 बच गए उन्हें कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। जब ये आवाज रिपीट हो, वोवल साउंड रिपीट हो तो एसोनेंट्स, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो तो कॉन्सोनेंट्स। ये एलिट्रेशन कहते हैं, सेम साउंड को रिपीट होना। क्या कहते हैं? एक साउंड को रिपीट होने को कहते हैं एलिट्रेशन। बच्चे कह रहे हैं क्रिस्टल क्लियर, बबुआ, ओपी, मेरे कबूतर, मेरे चुन्नू मुन्नू, मेरे क्यूट क्यूट से प्यारे से स्वीट से बच्चों, बहुत ही बढ़िया कंफर्मेशन देने के लिए। पर्सोनिफिकेशन, पर्सन की तरह ट्रीट करना बेटा, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। यस, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। एलिट्रेशन आप बहुत सारे देख पाओगे जहां पर आपको सेम साउंड नजर आए, जैसे कि देखो, वेयर प्लम्प डियर पास, प, क्या नजर आ रहा है? प, प्लम्प डियर पास, तो प साउंड रिपीट हो रहा है। प क्या है? प इज नथिंग बट कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही तो प्लम्प डियर पास, तो ये क्या बन जाएगा? पी साउंड से बन जाएगा, बहुत ही आसानी से एलिट्रेशन, ठीक है बेटा। जिन्हें क्लियर नहीं है वो सिर्फ एक बार डालो, एक ही आवाज 2 बार आ जाए, अगर वोवल साउंड 2 बार आ रहे तो एसोनेंस, कॉन्सोनेंट साउंड 2 बार आ रहा है तो कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। साउंड के रिपीटेशन को ही कहते हैं एलिट्रेशन। आगे बढ़ते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग, एनजैम्पमेंट। क्या है ये? एनजैम्पमेंट। गौर से देखिए, जब एक पोएम में आप लाइन पढ़ने लगो और देखो कि लाइन के एंड में कोई पंक्चुएशन मार्क ही नहीं है, ना फुल स्टॉप है, ना कॉमा है, ना क्वेश्चन मार्क है, अगली लाइन में भी ना फुल स्टॉप है, ना कॉमा है, ना क्वेश्चन मार्क है, फिर अगली लाइन में भी ना फुल स्टॉप है, ना कॉमा है, ना क्वेश्चन मार्क है, देखो यहाँ भी नहीं है, समझ रहे हो आप? तो यहाँ नहीं है ना, तो क्या आ गया? एनजैम्पमेंट आ गया। क्या आ गया? एनजैम्पमेंट। अगर लाइन के एंड में कोई पंक्चुएशन मार्क ना हो तो उसी को कहते हैं एनजैम्पमेंट। क्लियर एवरीबॉडी? उसी को कहते हैं एनजैम्पमेंट। आई होप एनजैम्पमेंट सभी के समझ में आ गया है, ठीक है। यहाँ पर इस लाइन में एंड में भी नहीं है तो ये भी एनजैम्पमेंट कहलाएगा। तो एनजैम्पमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, एक ऐसा पोएटिक डिवाइस, एंड ऑफ द लाइन, एट द एंड ऑफ द लाइन देयर इज नो पंक्चुएशन मार्क। When there is no punctuation mark at the end of the line, then it is said to be enjambment. समझ ही गए हैं? क्लियर? क्रिस्टल क्लियर है तो थम्स अप दे दो भाई, क्रिस्टल क्लियर है तो थम्स अप दे दो। एक बच्चा जो रिपीट कर रहा है, मैंने रिपीट कर दिया है बेटा, आई होप देयर इज नो इशू इन दिस नाउ, ओके। जब एट द एंड ऑफ द लाइन, पोएम की लाइन के एंड में अगर पंक्चुएशन मार्क ना हो तो उसे अब आप बोलोगे पंक्चुएशन मार्क क्या होते हैं? फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, इन्हें हम बेटा कहते हैं पंक्चुएशन मार्क्स। चलो, बहुत ही बढ़िया, थम्स अप दे दिया बच्चों ने, मजा आ गया है। तो अब एनजैम्पमेंट आप सब समझ ही गए हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एक और बेटा, ऑक्सीमोरॉन। क्या है ये? ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन सुनते ही याद रखो ऑपोजिट। क्या याद रखोगे? ऑपोजिट। बिल्कुल दो ऑपोजिट चीजों को साथ में जोड़ दे, दो ऑपोजिट चीज को साथ में जोड़ दे तो उसे कहते हैं ऑक्सीमोरॉन। अब आप बोलोगे
इस पोएम में कहा है मैम? बिल्कुल है ना, क्वाइट और रेज। क्वाइट मतलब शांत और रेज मतलब गुस्सा। दो बिल्कुल ऑपोजिट चीजें एक साथ यूज हो गई है यार, बिल्कुल दो ऑपोजिट चीजें एक साथ यूज हो गई, तो उसे हम कहेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में, ऑक्सीमोरॉन। ये वर्ड दिमाग में फिट कर दो, ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन मतलब ऑपोजिट, दो ऑपोजिट वर्ड जब साथ में यूज हो जाए तो इसे हम कहेंगे क्वाइट रेज। ओके, रेज मतलब गुस्सा, आक्रोश। देयर आर सो मेनी पोएटिक डिवाइसेस, 11th 12th में जाओगे तो और पोएटिक डिवाइसेस आएंगे, ठीक है। एक पोएम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बहुत सारे डिवाइसेस यूज होते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं पोएटिक डिवाइसेस। समझ रहे हैं बात को? यस, तो अब हम समझ गए हैं। ओके, दो पोएटिक डिवाइसेस और है, उसके बाद पोल टाइम होगा। ओके, एक और है बेटा ऑनोमेटोपिया। ऑनोमेटोपिया, बड़ा ही टोपिया, ये कौन सा टोपिया? ऑनोमेटोपिया बड़ा अजीब सा है, इसको सुनते ही दिमाग में लाओ साउंड प्रोड्यूसिंग वर्ड्स। जो वर्ड सुन के तुम्हें लगे कि आवाज की बात हो रही है, साउंड प्रोड्यूसिंग वर्ड। जैसे कि अगर हम रिंग की बात करें, बेल डिंग डोंग, ठीक है। हिस, सांप क्या करता है? हिस। टाइगर क्या करता है? स्नार्लिंग। तो ये जो स्नार्लिंग वर्ड है, टाइगर की आवाज निकालने की यहाँ पर साउंड की बात हो रही है, तो हेंस दिस इज नथिंग बट ऑनोमेटोपिया। क्या है बेटा? ऑनोमेटोपिया। क्लियर एवरीबॉडी? साउंड प्रोड्यूसिंग वर्ड्स आर नथिंग बट ऑनोमेटोपिया। आई होप अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी जल्दी हो गया, एक और पोएटिक डिवाइस है और फिर पोल आ जाएगा, आपका इंतजार खत्म। सो ऑनोमेटोपिया क्लियर है, साउंड प्रोड्यूसिंग वर्ड्स है। स्नार्लिंग, यहाँ पर टाइगर की आवाज की बात हो रही है, तो हेंस आई होप इट इज फाइन। और आखिरी में इमेजरी। क्या है बेटा ये? इमेजरी। बाद में क्लास। इमेजरी को देखिए बेटा, क्या कहते हैं? इमेजरी मतलब इमेज। इमेजरी मतलब इमेज। आंखों के सामने इमेज नजर आ रही हो, पोयम पढ़कर आंखों के सामने इमेज नजर आ रही हो, ऐसी लैंग्वेज यूज करे, ऐसे ऑब्जेक्ट्स, ऐसे एक्शंस यूज करे, ऐसे आइडियाज जिसको देखकर पढ़कर लगे अरे ये तो सामने, आंखों के सामने इमेज आ गई। जैसे कि ब्रिलियंट आइज, पेट्रोलिंग कार्स, इग्नोरिंग विजिटर्स, कॉन्क्रीट सेल, बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, वाटर होल, प्लम्प डियर। इन सभी वर्ड्स को अगर गौर से देखो तो आप फील कर पा रहे हो, आंखों के सामने चीजें आ रही हैं, तो हेंस इट इज इमेजरी। हेंस इट इज इमेजरी। आंखों के सामने आप एक इमेज देख पा रहे हो तो इट इज इमेजरी। बहुत ईजी है ना? यस, आई होप देयर इज नो इश्यू। द एंटायर पोएम इज रिच इन इमेजरी। पूरी पोएम में आप देखोगे हर जगह आप फील कर पा रहे हो कि टाइगर कैसा कर रहा है। ओके, इट्स डन देन। अभी भी सीएसके चल रहा है यार, धोनी जीत गया, उसने नी सर्जरी करा ली, रेस्ट कर रहा है, कोई बात नहीं, अब हम भी आगे बढ़े। हाँ जी, सो जिसका तुम है